Jai Hind and welcome friends to this informative skill building session of research and editorial analysis powered by Growthmart UPSC. I am ध्रुव जानी। आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर यानी कि कृषक दिन। तो हमने भी हमारी जो चयन प्रक्रिया है यह संपादकीय लेख की, उसमें कृषकों को न्याय दिया है। आज हम लोग यह एक लेख की बात करेंगे जो कि कृषकों के ऊपर निर्भर है, उसके साथ संबंधी है। दरअसल यह लेख द हिंदू का है, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आज कृषकों के ऊपर एक लेख छपा है जो प्रतिक्रिया कृषकों के द्वारा आए दिन हमें दिख रही है पूरे देश में, ज़्यादातर दिल्ली के आसपास के प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में। तो उसी की प्रतिक्रिया के ऊपर वह लेख लिखा गया था। मगर आज हमारा जो आधार रहेगा वो द हिंदू का लेख रहेगा, जिसका शीर्षक हमें दृश्यमान है, पुट द फार्म लॉज ऑन होल्ड एंड अपहोल्ड द फार्मर्स राइट। यानी कि जो नए कृषि सुधार है उसको रोक दिया जाए और जो कृषकों के अधिकार है उसको जो है केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकारा जाए। ऐसा कुछ टाइटल हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर विषय संबंधी बात करें तो इंडियन इकोनॉमी और उसके साथ ही एग्रीकल्चर, यह दोनों के साथ संबंधी है। तो बहुत ही वाइटल लेख है। यह लेख में जो कृषकों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही है उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र किया है और कुछ लेखक ने अपने संशोधन भी यहाँ जोड़े हैं, तो उसका जिक्र हम लोग करेंगे। पूरा लेख हम लोग 3 चरणों में देखेंगे। जैसे सबसे प्रथम हम लोग लेख के निष्कर्ष की बात करेंगे, यानी कि कंक्लूजन। उसके बाद वी विल सी द हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल, लेख के जो महत्वपूर्ण तथ्य है या लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में देखेंगे। और आखिरी में जो संशोधित पहलू है उसको तपासेंगे। और आज संशोधित पहलू में हम लोग एग्री सेंसस के बारे में बात करने वाले हैं। 10th एग्री सेंसस will be our topic for research element. इसके कुछ तथ्य की बात करेंगे, उसको तपासेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें माहिती है, आंकड़े हैं, और उसके साथ साथ मेंस की दृष्टि से भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, शुरुआत करेंगे लेख की तस्वीर देखते हुए, बाद में हमारा जो मेन पोर्शन है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, गार्गी पारसाई नामक महिला लेखक है जिसके द्वारा लिखा गया है, और यह लेखक दरअसल दिल्ली स्थित एक आप कह लीजिए एक पत्रकार है, जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी है। बहुत ही तगड़ा लेख है अगर मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो, मगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए हमने इसको जो है क्लासिफाई कर दिया है और हम लोग उसी तरह ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं निष्कर्ष। कृषि कानून के बाद की प्रतिक्रिया का वर्णन करता यह लेख है, और यह प्रतिक्रिया किसी से भी छिपी नहीं है। पूरे देश में, आज पूरे देश में सबको मालूम है कि कृषक कैसे रास्ते पर आ गए हैं सरकार का विरोध करते हुए, नए कृषि सुधारों का विरोध करते हुए। और वे लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि यह जो कानून है वे वर्तमान प्रस्थापित जो तंत्र है उसको तहस नहस कर देंगे, कृषकों की स्थिति और भी बदतर होगी और भी खराब होगी, ऐसा भी जिक्र यहाँ किया गया है। वर्तमान समय में छोटे व सीमांत कृषकों की परिस्थिति बेहद खराब है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल। देखिए, भारत में 3-4 प्रकार के फार्मर्स है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है, जमीन की मालिकी की दृष्टि से 3-4 वर्गों में हम लोग कृषकों के समूहों का वर्गीकरण कर सकते हैं या उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें से जो स्मॉल एंड मार्जिनल है वे बहुत ही छोटे खेत में काम करते हैं, या उन लोगों के पास बहुत ही छोटे खेत हैं। आगे हम लोग आंकड़ा देखेंगे। आंकड़े लगभग जो स्मॉल होते हैं उसके पास लेस देन 2 एकड़ जमीन होती है, खेती लायक जमीन होती है या कृषि लायक कह लीजिए। और जो मार्जिनल होते हैं वे तो उससे भी थोड़े ज़्यादा जो है छोटे होते हैं, यानी कि दे लैंड होल्डिंग लेस देन 1 एकड़। ठीक है, तो ये परिस्थिति है जिसको आगे हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, मगर यहाँ हमें समझने के लिए कि क्या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं वो समझने के लिए यहाँ हमने ये बात की है। इस कानून से इस कृषि समूहों की परिस्थिति ज़्यादा बिगड़ सकती है। यस, पर्टिकुलरली इस कृषि समूहों की बात की है जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है।
उसकी लेख में चर्चा हुई है, कृषकों के अधिकारों की स्वीकृति समय की मांग है। यस, लेखक के द्वारा ऐसा पक्ष रखा गया है। लेखक ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि यहाँ सरकार की भूल हो रही है, प्लस कृषकों के जो अधिकार है वे उन लोगों को मिलना चाहिए, प्लस कृषि कानून जो है वे पूर्ण रूप से रद्द कर देने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ लेखक जो है वे कृषकों के पक्ष में है और सरकार के विरुद्ध है, सरकारी नीतियां के विरुद्ध है। अब अगर महत्वपूर्ण बातों की बात करें यहाँ, तो इस लेख को हम लोग 5 विभागों में सबसे प्रथम विभाजित कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ 5 है। उसमें सबसे प्रथम जो रहेगा वो रहेगा फार्मर्स डिमांड, उसके बाद फार्मर्स ऑब्जेक्शन कि उन लोगों को आपत्ति कहाँ है, उसके बाद थ्रेट ऑफ द लॉज कि कानून से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या जो है आपत्ति आ सकती है, उसके बाद रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, और आखिरी में इंटरनेशनल सीनरियो, इंटरनेशनल मैंडेट देखेंगे। तो शुरू करेंगे सर्वप्रथम फार्मर्स डिमांड। दे आर डिमांडिंग मैंडेटरी एमएसपी। मैंडेटरी, फार्मर लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार को एमएसपी की गारंटी, लिखित गारंटी देनी चाहिए, या उससे जुड़े कुछ प्रावधान जो है वे इस कानून में डालने चाहिए, शामिल करने चाहिए। उसके बाद प्राइवेट मार्केट्स के प्रावधान को पूर्ण रूप से रद्द करना। प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशिंग प्राइवेट मार्केट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ एपीएमसी, आउटसाइड द परव्यू ऑफ मंडीज शुड बी कंप्लीटली रीअपील, यानी कि पूर्ण रूप से उसे रद्द कर देना चाहिए। कृषकों को वह कानून नहीं चाहिए, निजी बाजार जो है वो नहीं चाहिए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होना चाहिए, मगर बिना सरकारी हस्तक्षेप के, विदाउट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्शन, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप के बिना, विदाउट एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन यह काम होना चाहिए। तो ये फार्मरों की डिमांड है। अब कृषकों को आपत्ति कहाँ है वो देखते हैं। पहली आपत्ति है एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट में सुधार से, जो हमने देखा कि यह एक अमेंडमेंट है। जो बहुत चर्चित 3 कानून है हाल ही में, उनमें से 2 नए कानून हैं और एक जो है वो सुधार है पुराने कानून में, वो मैं मालूम है। तो यह सुधार की बात हो रही है, और यह सुधार से होर्डिंग, यानी कि जो संग्रहखोरी है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसा लेखकों को डर लग रहा है, और इसीलिए वे लोग ओपोज कर रहे हैं कि यह जो सुधार किया गया है वह सुधार को भी पूर्ण रूप से रद्द किया जाए, और नए कृषि कानून से इजाराशाही होगी। कृषकों का कहना है कि इट विल ट्रिगर मोनोपोली। यहां से इजाराशाही का जन्म होगा, इजाराशाही में इजाफा होगा, ऐसा कृषकों को लगता है। तो उन लोगों को आपत्ति है यह नए सुधार से या कानून से। तीसरा मुद्दा है थ्रेट ऑफ द लॉज। देखिए, ये थोड़ा देखने लायक मुद्दा है, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 कुल लॉज आए हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ सबके इनिशियल्स लिखूंगा। उसमें से सबसे प्रथम रहेगा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड फैसिलिटेशन। ठीक है, यह पहला कानून है। दूसरा जो कानून है वो है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। और जो तीसरा है वो अमेंडमेंट है, जो हमने देखा है, एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, ये 3 कानून है। अब यह जो पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड फैसिलिटेशन, इट इज पॉपुलरली नोन एज बाईपास एपीएमसी लॉज, या आप कह लीजिए लॉ। सब लोग इसे ऐसे ही जानते हैं कि एपीएमसी का जो काम है वह घटा देगा, एपीएमसी को साइडलाइन कर देगा, प्लस यह एक पूरा ग्राउंड तैयार करेगा, एक पूरा मैदान तैयार करेगा जहां प्राइवेट मंडियां जो है वे उत्पन्न हो सके। अगर प्राइवेट मंडियां उत्पन्न होगी देन इट विल ट्रिगर मोनोपोली फॉर श्योर। ठीक है, तो यहां अगर पहले कानून की बात करें तो कृषकों को लगता है कि एमएसपी जो है उसकी गारंटी निकल जाएगी, क्योंकि अब मंडी ही नहीं रहेगी, एपीएमसी ही नहीं रहेगा, जो आज तक एमएसपी की भरपाई कर रहा था वही नहीं रहेगा, तो जो है एमएसपी जो है वो अपना आप ही दुर्बल हो जाएगी। दूसरा,
monopoly, which will trigger exploitation. हमें सबको मालूम है कि जहां निजी मार्केट आती है, निजी बाजार आती है, वहां मूड़ीवाद आता है, या आप कह लीजिए पूंजीवाद आता है, विच मीन्स कैपिटलिज्म, और इट विल एक्सप्लॉइट द फार्मर्स. तीसरे अगर मुद्दे की बात करें तो यह जो प्राइवेट मार्केट्स अगर हो गए, ठीक है, तो ये तो कैपिटलिस्ट है, तो दे विल ओनली डिमांड कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स, दे विल ओनली डिमांड कैश क्रॉप. तो सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग जो है, सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग यानी कि आप ले लीजिए वीट, राइस, ज्वार, बाजरी, उनकी मांग अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि निजी बाजारों को या पूंजीवादियों को सिर्फ कैश क्रॉप में ही अपनी रुचि रहेगी, क्योंकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर देगी. ठीक है, तो यह भी एक जो है मुद्दा है. और आखिरी में दिस ऑल विल ट्रिगर इनसिक्योरिटी, या आप कह लीजिए फूड इनसिक्योरिटी. फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि आज तक जो सरप्लस था एपीएमसी में से, वो सब सरप्लस जा रहा था सीधे सरकारी गोदामों में, और सरकारी गोदामों में से वाया पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर कंट्री टू द एलिजिबल फैमिलीज और एलिजिबल इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो ये भी एक यहाँ आपत्ति की बात है. तो ये रहा प्रथम लॉ. अगर दूसरे लॉ की बात करें, जो कि प्राइस एश्योरेंस और फार्म सर्विस एक्ट की बात करें, तो इसके तहत अगर हम आपत्ति की बात करें तो सर्वप्रथम जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, जिसको इसमें बहाली दे दी गई है, और मैं आपको बता दूं कि यह पूरे कानून को अगर आप टेलीविजन नेम से जानना चाहेंगे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ कह सकते हैं. इट्स नॉट अ टेक्निकल नेम, बट हाल ही में जो चर्चा में जो नाम है वो यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ, इसी के नाम पर यह जो हमारा जो दूसरा कायदा है या दूसरा कानून है वो जाना जाता है. जैसे यह पहला कानून बाईपास एपीएमसी लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक वैसे ही तरह. तो उसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैन बी इनिशिएटेड एट अ प्रीडिटरमाइंड रेट्स बिफोर सोइंग, यानी कि अभी तो फार्मर ने उगाया भी नहीं है और उसके पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया एक प्रीडिटरमाइंड रकम से. अब आज तक क्या हो रहा था, उसमें फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो ही रहा था बाई मास रिजेक्शन. किसके बेस पर? क्वालिटी के बेस पर. ये तो हो ही रहा था. अब यह एक्सप्लॉयटेशन में बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि फार्मर्स के पास से लीगल एंड जुडिशियल उनके जो रिसोर्स थे या हक थे वे ले लिए गए हैं, आर टेकन. तो दिस विल ट्रिगर मोर एक्सप्लॉयटेशन, दिस विल ट्रिगर मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज दे आर डिनाइड कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर डिनाइड कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो कुछ ऐसे बिंदुओं की वजह से ऐसा लगता है कि ये जो कानून है वे पूरी की पूरे हमारे कृषि तंत्र को, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को तबाह कर देंगे. वहीं जो हमारी सरकार है जिसने यह कानून बहुत ही जल्दबाजी में पारित की है लोकसभा में और लागू भी कर दी है, वे अलग तरह से ब्रांड कर रहे हैं. वे लोग कह रहे हैं कि देयर विल बी अ पैराडिगम शिफ्ट, एज लाइक दे वर ब्रांडिंग डीमोनेटाइजेशन, एज लाइक दे वर ब्रांडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच मीन्स जीएसटी. ठीक है, तो दोनों के पक्ष है, मगर अगर इस कानून में, नए कानून में कुछ फेरफार करके उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया जाए तो मुझे लगता है कि यह जो कानून है वे अपने आप में फायदेमंद साबित हो सकते हैं. पूर्ण रूप से सुधार के खिलाफ होना ये एक
समाजवादी व्यू होगा, ये एक साम्यवादी व्यू होगा, साम्यवादी मत होगा या समाजवादी मत होगा, आप कह लीजिए. इट माइट बी ए सोशलिस्ट और ए कम्युनिस्ट व्यू, बट इन कानूनों में जहां जहां आपत्ति है कृषकों को, उस मुद्दों पर फेरफार होने जरूरी है. और जो तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें मैं सबको मालूम है कि होर्डिंग्स को परमिटेबल कर दिया गया, यानी कि जो लिमिट थी, अपर लिमिट सेट करके रखी थी सरकार ने अलग अलग यील्ड्स की, अलग अलग क्रॉप्स की, उसको हटा दिया गया है और इसको लीगल बना दिया गया है. इसको जो है परमिशन दे दी गई है किसी भी व्यापारी को कि भाई आप में जितनी क्षमता हो, आपके पास जितने यथा संसाधन हो, वहां तक आप संग्रहखोरी कर सकते हैं, आप अपनी उपजों को संग्रह में रख सकते हैं. इससे क्या होगा, जो मार्केट है, मार्केट मैकेनिज्म कह लीजिए, जो आज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चल रहा है, उसको हानि होगी. और आखिरी में जो दाम है कृषि उत्पाद के, वे दाम घट जाएंगे. क्योंकि संग्रहखोरी है तो यह जो व्यापारी लोग हैं वे संग्रहखोरी करके कृषि उत्पाद के जो दाम है वे दाम पूरे नहीं देंगे, या कृषकों के ऊपर दबाव डाला जाएगा इन लोगों के द्वारा. और फार्मर्स विल बी फोर्स्ड टू सेल देयर यील्ड एट अ लॉस और एट अ डिक्रीज्ड रेट. ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है जिस बिंदु पर सबको लगता है कि यह जो कानून है उसमें व्याजबी सुधार किए जाए, उसके बाद उसको लागू किया जाए और यह पूरी प्रक्रिया में कृषकों को भी साथ में रखा जाए, उन लोगों का सहयोग भी लिया जाए. ऐसे ही सरकार जो है अपने आप कुछ ऐसे फेरफार सरकार को नहीं करना चाहिए. प्लस ये भी कहना पड़ेगा कि यह कानून में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ठीक है, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल प्रोविजन विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. प्लस हमें ऐसा भी नहीं कर सकते कि राज्य सरकार के डोमेन के विषय को केंद्र सरकार के द्वारा जो है टेम्पर किया जा रहा है, क्योंकि जो एंट्री नंबर 33 है कॉन्करेंट लिस्ट की, वही सुनिश्चित करती है कि अगर केंद्र को जरूरत पड़ी इन मुद्दों पर तो वो भी अपने कानून जो है बना सकती है. तो केंद्र सरकार ने उसका उपयोग करके यह कानून को बनाया है. यह भी कहना उचित है. तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, मगर जहां जहां कृषकों को आपत्ति है वहां कृषकों को साथ में लेकर यह कानून में सुधार कर लागू करना चाहिए. और जहां कृषकों के हित खतरे में है वह खतरे को टाल देना चाहिए. सरकार को सिर्फ इतना करने की ही जरूरत है. देखते हैं आगे. यह 3 लॉ और उससे उत्पन्न जो भय है, हमने उसकी बात की. आगे अगर देखें तो चौथा मुद्दा जो है वो है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, विच मीन्स कृषि में सुधार. देखिए, हमें मालूम है कि 1991 वॉज ए वाटरशेड ईयर इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो यहाँ से सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, यहाँ से एलपीजी रिफॉर्म्स हमने लागू किए. तो राइट फ्रॉम दैट ईयर कृषि सेक्टर में भी, कृषि क्षेत्र में भी जो सुधार है वो होते आए हैं, निरंतर होते आए हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है. मगर जितना ध्यान कृषि के ऊपर हमें देना चाहिए था इतना हमें दिया नहीं है. इसीलिए आज इंडस्ट्रियल सेक्टर के मुकाबले या सर्विस सेक्टर के मुकाबले कृषि क्षेत्र का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब है. इट्स वेरी पुअर. और ये 1991 की बात नहीं है, इट्स फ्रॉम 1947. जब हम आज़ाद हुए तब भी हम कृषि प्रधान ही थे, मगर आवर पॉलिसी मेकर्स हैव ऑप्टेड टू बी एन इंडस्ट्रियल कंट्री. दे ऑप्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ ग्रोथ इंजन ऑफ द इकोनॉमी. अगर वहीं हमने कृषि को चयन किया होता, कृषि पूरे क्षेत्र को हमारे जो है हमारे ग्रोथ इंजन की तरह, तो आज यह हालत कृषि की नहीं होती. उसके बाद देखा तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सुधार. यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को भी अमेंड किया है और इस अमेंडमेंट में भी जो सप्लायर्स है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री खोल दी गई है. तो ये भी एक जो है कृषकों के आगे एक चुनौती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज अ चीफ इनपुट. यह एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है कृषि उत्पादन में. जैसे पानी है,
उसके बाद वर्ष 2023-24 तक 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छी बात है, मगर इस पर काम जो है केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही जो है बड़े पैमाने पर करना होगा, तभी यह लक्ष्य जो है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, ये भी हमारे नरेंद्र मोदी ने अपनी बरेली की स्पीच में से बोल दिया था, और आज के समय तो यह हमारे नीति आयोग की भी प्राथमिकता हो गई है कि हमें कुछ भी करके किसानों की जो आय है वो दोगुनी करनी है, वो डबल करनी है अप टू ईयर 2022। तो वही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह सब सुधार जो है वे किए गए हैं, और ऐसे आपातकालीन तौर पर किए गए हैं। और जो आखिरी का बिंदु है वो है इंटरनेशनल मैंडेट या इंटरनेशनल सिनेरियो कह लीजिए। WTO कृषक सुधार ला सकता है, यस, इट कैन रेगुलेट एग्रीकल्चरल सेक्टर इंटरनेशनली। और पीस क्लोज का भी प्रावधान, देखिए एग्रीकल्चर जो है वैसे पीस क्लोज है क्योंकि यह फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है, फूड सिक्योरिटी। और हमें मालूम है कि जहां तक फूड सिक्योरिटी रहेगी तब तक शांति बनी रहेगी, क्योंकि मनुष्य जो है वो खाने के लिए लड़ सकता है, किसी दूसरे के साथ झगड़ सकता है, तो हमें फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी। तो आपस में भी यह पीस क्लोज इंडिया और अन्य विकासशील जो राष्ट्र है, जो विकास की राह पर है, उन लोगों के बीच में हो गया है। ठीक है, तो दिस वाज द होल सिनेरियो। हमने जो देखा यह पूरी का पूरी लेख की बात थी, जिस लेख की बात को हमने 5 विभागों में विभाजित कर दिया हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए। अब अगर आगे देखें तो हमें तीसरे चरण में हमारा एग्री सेंसस देखना है कि यह जो एग्री सेंसस है वो दरअसल क्या है और इसकी क्या अहमियत है। तो देखते हैं एग्रीकल्चरल सेंसस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, which falls under the purview of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, is implementing agricultural census scheme since 1971, because the first agricultural census was happened in the year 1970-71. Previous census was 2010-11 and the last census was of 2015-16. I'm sorry. देखते हैं आगे। Agriculture census scheme was converted from centrally sponsored scheme to a central sector plan scheme in 2007-8. अगर इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी तो उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का भी सहयोग रहेगा पैसों में, मगर खर्च में, मगर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम में। तो उसके तहत सब अब जो जिम्मेदारी है वो रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा यह पूरे का पूरे एग्री सेंसस को कंडक्ट करने के लिए। इसमें स्टेशनरी खर्च भी आ गया, इसमें जुड़े लोगों की तनख्वाह भी आ गई और अन्य खर्च भी आ गए। इट इज कैरिड आउट इन द 3 फेज, यह समझना है। यह पूरा का पूरा सेंसस 3 चरणों में होगा, जिसमें प्रथम चरण में प्राइमरी सब्जेक्ट्स लाइक नंबर एंड एरियाज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग देखा जाएगा कि कितने नंबर है और कितने एरिया में ऑपरेशनल होल्डिंग चल रहे हैं आज के दिन। उसके बाद a detailed one based on a sample from 20% of villages in each tehsil on land use, irrigation status, tenancy particulars। देखिए तहसील which means तालुका। भारत के अलग अलग भागों में तालुका को या तहसील को अलग अलग नामों से पहचाना जाता है, कई जगह उसे ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें इसे एक तालुका जैसा यूनिट ही गिनना है। तो ये एक डिटेल्ड होगा और इसके तहत प्रत्येक तहसील में से 20% विलेजों में से सैंपल्स लिए जाएंगे और इस सैंपल के तहत लैंड यूज, इरिगेशन स्टेटस, टेनेंसी पर्टिकुलर्स इत्यादि माहितियों के बारे में पूछा जाएगा, उन लोगों से माहिती ली जाएगी। और आखिरी जो है वो है ऑन पैटर्न ऑफ इनपुट यूज, कि इनपुट कैसा है, वेदर इट्स मैकेनाइज्ड, वेदर इट्स मॉडर्न और स्टिल इट्स कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, ये भी यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स कह लीजिए पूरे एग्री सेंसस का, और इसी के तहत पूरा एग्री सेंसस जो है वो तैयार होता है, जिससे हमें हमारी जो परिस्थिति है, जमीनी परिस्थिति,
उसके बारे में पता चलता है या जानने को मिलता है। देखते हैं। देखिए, दिस वाज द 10th। जो पिछला वाला सेंसस अभी हुआ वो 10वां था, जो 2015-16 में किया गया था। उसके तहत उसके कुछ तथ्यों की अगर बात करें तो यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं। टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 5.33% फ्रॉम 138 मिलियन हेक्टर्स इन 1011 टू 146 मिलियन हेक्टर्स। 146 मिलियन हेक्टर्स हो गया है। उसके बाद फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 12.79% टू 13.87% इन 25-16। तो यह एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि महिलाओं का जो पल्ला है वो अब भारी हो गया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, या हो रहा है, अभी भी होना चाहिए। टोटल ऑपरेटेड एरिया डिक्रीज्ड फ्रॉम 159.59 मिलियन हेक्टर टू 157.14 मिलियन हेक्टर्स, विच मीन्स 1.3% ऑफ डिक्लाइन। ये एक नेगेटिव बात है, बुरी बात है, या आप कह लीजिए नेगेटिव ही उचित रहेगा। उसके बाद रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फार्मर्स एंड टीलर्स देखें तो सबसे प्रथम यूपी है उसमें, जहां कृषकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और वो है 23.82 मिलियन, लगभग रफली 16% कुल भारत के आंकड़ों के। उसके बाद दूसरा नंबर बिहार का आता है, जहां 16 मिलियन की आबादी है कृषकों की, और तीसरा आता है महाराष्ट्र की, जहां 14 मिलियन कृषक रहते हैं। और हमें तो ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र के जो कृषक है वे बहुत ही गरीब है और उन लोगों की जो परिस्थिति है वो दयनीय है। वैसे तो पूरे भारत के कृषक गरीब है, देखिए पूरे भारत के कृषक, मगर महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, आर्थिक परिस्थिति कृषकों की, वो थोड़ी ज्यादा खराब है, ज्यादा गंभीर है। और भारत के कृषक के संदर्भ में एक कहावत बहुत प्रचलित है। उसके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि भारत का कृषक जो है उसका जन्म भी ऋण में ही होता है और उसका जीवन भी ऋण में ही प्रसार होता है, यानी कि डेट में, और उसकी मृत्यु जो है वो भी ऋण में ही होती है। विच मीन्स द फार्मर ऑफ इंडिया बर्थ इन डेट, ही लिव्स इन डेट एंड ही डाइज इन डेट। वो अपने ऋण में से, अपने कर्ज में से कभी बाहर ही नहीं आ सकता। तो ऐसी दयनीय परिस्थिति हमारे भारत के कृषकों की है। जिस भारत के अर्थतंत्र को हम लोग कृषि प्रधान टैग करते हैं, कृषि प्रधान ब्रांड करते हैं। देखते हैं आगे, रैंक ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑपरेटेड एरिया। तो सबसे ज्यादा ऑपरेटेड एरिया हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग ए कंसिडरेबल एरिया एज अ डेजर्ट। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद यूपी है, फिर आता है एमपी और फिर आता है कर्नाटक। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, ये अनिवार्य है हमारे लिए। हमें ऑर्डर में जो है अरेंज करने को भी पूछा जा सकता है या इसके रैंक भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना अनिवार्य है। उसके बाद देखें तो रैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स देखें तो सबसे प्रथम एमपी है, जहां ऑपरेशनल होल्डिंग की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पर, फिर आएगा राजस्थान, उसके बाद आएगा केरला और लास्ट में रहेगा मेघालय, ठीक है। तो ये भी जो रैंक्स है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें किसी भी तरह की यह जो ऑर्डर है उसको अरेंज करने का प्रश्न पूछा जाता है या किसी भी रैंक्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा याद रखना अनिवार्य है, ये हमें कंठस्थ करना होगा। उसके बाद मणिपुर इज द लोएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग। Manipur has the lowest number of operational holding, or Goa has the sharpest fall in the number of operational holding. 14 out of 36 states or UT in the country accounted for about 91% of the total number of operational holding and 88.1% of the total area operated in the country, which means concentration is there. Concentration is in 14 states. The name has been given here. इन द केस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग एंड इन द केस ऑफ ऑपरेशनल लैंड, ठीक है। दोनों में 14 राज्यों में जो है यह कॉन्सेंट्रेट हुआ है, बाकी के राज्यों में थोड़े बहुत बचे हैं, जिसमें
आंध्र प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का समावेश होता है। तो ये सब मिला के राज्य ऐसे है जिसमें 80 से 90% टोटल लैंड होल्डर्स के वहाँ रहते हैं और टोटल जो ऑपरेशनल लैंड है वो भी यही राज्यों में स्थित है। देखते हैं आगे। यहाँ से हमें सीख लेना चाहिए कि यह 14 के अलावा जो अन्य राज्य और यूटीज है वहाँ हमें खेती को या आप कह लीजिए कृषि को बढ़ावा देना होगा, तभी उन लोगों का जो सहयोग है वो हमें मिल पाएगा और वहाँ भी खेती जो है वो सुदृढ़ होगी। खेती के सुदृढ़ होने से वहाँ का अर्थतंत्र जो है वो भी गतिशील बनेगा। देखते हैं आगे। द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट 86.08% ऑफ लैंड होल्डिंग। देखिए ये हमारे भारत की परिस्थिति है जिसे हम कृषि प्रधान कहते हैं। वहाँ 86% फार्मर्स ऑफ टोटल लैंड होल्डर्स आर स्मॉल और मार्जिनल, यानी कि दे आर ओविंग लैंड बिलो 2 एकड़। 2 एकड़ के नीचे की जमीन है इन लोगों के पास है और ऐसे कुल कृषकों में से, कुल जमीन धारकों में से 86% है। ये एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है और ये नंबर भी बढ़ा है। पिछले सेंसस में यह 85% था, वो हो गया है 86%। द सेमी मीडियम एंड मीडियम ऑपरेशनल लैंड होल्डर वेर ओनली 13.35 एंड वेर 14.29 in 2010-11 and the large holdings were merely 0.57% in 2015-16 which were 0.70। तो लार्ज ऑपरेशनल होल्डिंग में भी गिरावट आई है। देखिए ये बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि ऐसी गिरावट से ही जो जमीन के टुकड़े हैं वे छोटे हो जाएंगे, विच मीन्स द फार्मिंग लैंड विल बी फ्रेगमेंटेड इन अ स्मॉल स्पीसीज। और यह जो छोटे टुकड़े होते हैं किसी भी कृषि आप कह लीजिए खेत के, वे प्रोडक्शन में भी इफेक्टिव है क्योंकि जितना बड़ा लैंड होगा उतना बड़ा प्रोडक्शन होगा। अगर यही रेक्टेंगल के हम लोग 6 भाग कर दे, यही रेक्टेंगल के, ठीक है, ये एक पूरा है और यहाँ 6 ऐसे भाग है, जमीन की जो साइज है वो एक ही है, ठीक है। तो निसंदेह इसमें से जो प्रोडक्शन होगा वो कहीं ज्यादा आएगा और यहाँ प्रोडक्शन जो है वो कहीं कम हो जाएगा। यहाँ जमीन छोटी हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो बट ऑब्वियसली यहाँ जमीन के जो मालिक होंगे वे भी ज्यादा हो गए होंगे। तो छोटे जमीन का जो मालिक है वो अपने खेत में आधुनिकीकरण भी नहीं कर पाएगा, अपनी खेती का यांत्रिकरण भी नहीं अच्छी तरीके से कर पाएगा। वहीं ये जो बड़ी खेती वाला है या बड़े खेत वाला है वो अपने खेती का आधुनिकीकरण, ही विल बी एबल टू मॉडर्नाइज हिज एंटायर फार्म, ही विल एबल टू मैकेनाइज हिज एंटायर फार्म। वो अपने पूरे खेत को यंत्रों से भर भी दे सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही सेम लैंड हो मगर फ्रेगमेंटेड लैंड में से जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, वो बहुत ही कम हो जाएगी एंड इट विल बी गुड इन ए लार्ज साइज ऑफ फार्म्स। आगे अगर बात करें तो यहां हमारे पास एक एवरेज साइज ऑफ फार्म होल्डिंग है और एग्री सेंसस 2015-16 के मुताबिक नागालैंड इस क्रम में सबसे आगे है, जहां एवरेज फार्म लैंड होल्डिंग साइज जो है वो हाईएस्ट है एंड इट इज अबाउट 5 हेक्टर्स। ये बहुत ही अच्छा फिगर है और ऐसे ही खेतों की हमें पूरे भारत में जरूरत है। फिर देन ओनली वी कैन बूस्ट अवर प्रोडक्शन, वी कैन बूस्ट अवर फार्म प्रोडक्शन हम कह सकते हैं। एंड लोवेस्ट इन केरला विच इज 0.18 हेक्टर, यानी कि केरला में जो लैंड होल्डिंग्स है वे बहुत ही ज्यादा है और जो साइज है लैंड्स की वो बहुत ही कम है। यस, देखिए यहाँ हमारे पास एक
टेबल है जिसके मुताबिक हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हमारे फार्मर्स का, जिसमें सबसे प्रथम रहेगा मार्जिनल। देखिए यहाँ आंकड़ों को देखकर घबराना नहीं है, हमें सिर्फ सिंपली याद रखना है बिलो 1 हेक्टर। उसके बाद स्मॉल में बिलो 2 हेक्टर। उसके बाद सेमी मीडियम में बिलो 4 हेक्टर, मीडियम 4 हेक्टर to 10 हेक्टर एंड लार्ज में 10 to 20 एंड अबव हेक्टर। So this is the simple classification into which we can divide our entire farmers community on the basis of land holding, on the basis of size of land holding। और ये हमारे लिए याद रखना, हमें मालूम होना अनिवार्य है, हमारे परीक्षा की दृष्टि से हमारी शैक्षणिक जरूरियात है यह। ठीक है, तो इस पूरे सेशन में हमने कई सारे पहलू देखे और लेख भी देखा, लेख की महत्वपूर्ण बातें देखी, लेख का निष्कर्ष देखा। उसके साथ साथ जो संशोधित हमारा तत्व था उसमें हमने आज एग्री सेंसस का जिक्र किया और उसको देखने का, उसके तथ्यों को देखने का प्रयास किया, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आई होप कि यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अग्रपॉइंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।